तो मतलब इस बात में कितना सच है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं वो उस लेवल का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते जिस लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं। डॉक्टर का नाम छपा हुआ है, डॉक्टर आ भी नहीं रहा वहाँ पे, नर्सिंग स्टाफ है सिर्फ। नर्सिंग होम पैसा कहाँ से कमा रहा है? एम्बुलेंस से। ये कोई डार्क ट्रुथ है जो शायद कोई बोले भी ना। बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं, जो आपका CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके चार्ट में और भी दवाइयां हैं जो मिलनी चाहिए, पर वो वहाँ आती ही नहीं थी। और जो सर्जन थे, जो तब उस टाइम पे सर्जन थे, तो वो मुझे खुद बता रहे थे कि जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके खुद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब सरकार ने कोई प्रोवाइड नहीं करे, उन्होंने खुद खरीदे हैं। जहाँ पे क्या है कि जो एम्बुलेंस पेशेंट ले आया उसका कट है 35%, 40% ऑफ द टोटल बिल एम्बुलेंस वाला लेकर जाए। A middle class person is just a hospital bill away from slipping into poverty। ये बात काफी हद तक सच है और स्केरी भी। अगर आपको अपना या अपने किसी फैमिली मेंबर का कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल जाओगे, और आप में से मेजॉरिटी लोग यही चाहेंगे कि अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराना ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, जैसे बेसिक लैब और फार्मेसी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे उन सबकी हालत कहीं ना कहीं ऐसी ही है। एक तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सबको पॉजिटिव करके लेके आया गया, ऊपर से खाना भी एकदम खराब। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 6 गुना ज्यादा खर्चा आता है, और अगर बात हॉस्पिटलाइजेशन की जाए तो ये खर्चा 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब एक तरफ है अनअफोर्डेबल प्राइवेट हॉस्पिटल्स और दूसरी तरफ बिना फैसिलिटीज वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। हमारी कंट्री की 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और इस पॉपुलेशन के पास सिर्फ 30% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई भी पेंडेमिक या एपिडेमिक के आते ही पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स करने लगता है और हॉस्पिटल के अनअफोर्डेबल बिल्स, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज का ना होना इस दिक्कत को और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इंडिया की इस हेल्थ केयर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जब हेल्थ केयर की बात हो रही है तो इसमें सबसे जरूरी है डॉक्टर्स। इंडिया हर साल सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी इंडिया में ही हैं, जिनमें मॉडर्न मेडिसिन और आयुष मेडिसिन की पढ़ाई होती है। इंडिया प्रोडक्शन का हब भी है। लगभग 60,000 से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करी जाती हैं। आज इंडिया जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर है। भारत ग्लोबल सप्लाई का 20% होल्ड रखता है। उसके बावजूद भी मेजॉरिटी लोगों के पास आज अफोर्डेबल मेडिसिन का एक्सेस नहीं है। साल 2021 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का साइज 42 बिलियन होता था, जो कि साल 2030 तक बढ़ के $130 बिलियन हो जाएगा। अब इन सब रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी इससे एकदम अपोजिट है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। डॉक्टर्स, मेडिसिन और वैक्सीन प्रोडक्शन में इंडिया भले ही टॉप पर हो, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आज भी काफी पीछे हैं, जिसके कुछ रीजंस है, जैसे कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और उनमें भी बेसिक फैसिलिटीज का ना होना, और एम्स जैसे कुछ बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ओपीडी की अपॉइंटमेंट के लिए 1-2 साल तक भी वेट करना पड़ता है। रूरल एरियाज में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि 72,000 गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स में स्टाफ के लिए टॉयलेट्स तक अवेलेबल नहीं थे और 40,000 हेल्थ केयर सेंटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे थे। दूसरी रिपोर्ट है अक्टूबर 2023 की, जिसमें यह पता लगा था कि पंजाब में 550 रूरल डिस्पेंसरीज में पैरासिटामोल जैसा बेसिक ड्रग भी अवेलेबल नहीं था। और साल 2018 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग पुअर हेल्थ केयर सिस्टम के कारण इंडिया में 16 लाख लोगों की डेथ भी हो गई थी। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। एक रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है। जो कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है, उसके खुद के पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। ऐसा कैसे? इसका जवाब साल 2018 की इस रिपोर्ट में है, जहां बताया गया कि 10 में सिर्फ एक ही डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देना चाहता है। बाकी 9 डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स या खुद के क्लिनिक में प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं। इंडिया में 50% मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में 0 रिसर्च कंडक्ट की है। उन्होंने एक भी रिसर्च पेपर रिलीज नहीं किया। इन सब चीजों से एक चीज तो एकदम क्लियर हो जाती है कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर को सुधारने में एकदम नाकाम रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहने लगे हैं। ना चाहते हुए भी लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराना पड़ता है ताकि अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लोगों की ज्यादा डिपेंडेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन के लिए इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स बन गया है। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11,600 बिलियन रुपीस की थी और 2027 तक ये 26,000 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा की हो जाएगी। अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रहा हो या ओवर बिलिंग कर रहा हो। ओवर बिलिंग
स्मगलिंग मेडिसिन और लैब टेस्ट से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बहुत सारे एलिगेशंस आज तक हॉस्पिटल्स पर लग चुके हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात का पता नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगाया। इन्होंने एनसीआर के 4 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्वे किया, जिसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन उसमें यह पता लगा कि वो हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को वो दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं जो आउट ऑफ प्राइस कंट्रोल है, मतलब जिन मेडिसिन से हॉस्पिटल को ज्यादा मार्जिन मिलेगा वो दवाइयां, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल दवाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सिर्फ इन 4 हॉस्पिटल्स ने ड्रग्स और डायग्नोसिस से 1737% का प्रॉफिट जनरेट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी जेनरिक मेडिसिन के बजाय स्पेसिफिक ब्रांड्स की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। मई 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा था और ऐसा न करने पर लीगल एक्शन करने की वार्निंग भी दी गई थी, बट इस प्रोटोकॉल को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने फॉलो नहीं किया। अब हॉस्पिटल्स का जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी बात की थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आउट ऑफ प्राइस कंट्रोल वाली मेडिसिन को ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो जेनरिक मेडिसिन प्राइस में थोड़ी सस्ती होती है और इनका प्राइस गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक बिजनेस मॉडल के ऊपर ऑपरेट करते हैं जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे, लेकिन इस चीज का जोर पेशेंट की पॉकेट पर पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर एक सिंपल चेकअप के लिए आप ओपीडी बुक करोगे तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका बिल कितना आएगा, और अगर इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी किसी को वहां एडमिट होना पड़ गया तो एक बहुत बड़ी अमाउंट का बिल सर पे फट पड़ता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% मिडिल क्लास फैमिलीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब इन सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। बट जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हो तो इतनी सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इंडिया में लगभग 30 इंश्योरेंस कंपनीज अपनी सर्विस देती हैं जो अलग अलग प्लान ऑफर करती हैं, पर होता यह है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस की मैथ को समझ ही नहीं पाते। काफी सारे लोग तो इंश्योरेंस को सिर्फ प्रीमियम से ही जज कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी होता है। ये सारी चीजों का कंफ्यूजन आप डिट्टो इंश्योरेंस के थ्रू दूर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी इंश्योरेंसेस के बारे में एकदम ऑनेस्टली ब्रीफ किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को एकदम क्लियरली समझाया जाएगा। डिट्टो इंश्योरेंस पे आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी फॉर बेस्ट पॉलिसी सिलेक्शन। यहाँ पे जो एजुकेशनल टूल्स हैं वो काफी हद तक हेल्प करते हैं इंश्योरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक डाउन करने में, और डिट्टो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट्स में भी हेल्प करता है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के केस में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सी पॉलिसी उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको पूरी फैमिली को कवर करना है तो उसके लिए एक अलग प्लान है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो उसके लिए अलग पॉलिसी, और अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो उसके लिए एक अलग इंश्योरेंस प्लान होगा। जैसे कि फैमिली फ्लोटर प्लान, जिसमें एक बार प्रीमियम पे करने के बाद आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, यानी सिंगल प्रीमियम पे कंबाइंड कवरेज। अगर आप एज अंडर के 18 है तो आप फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ के 23 या 25 साल की होती है, वैसे इंश्योरेंस कंपनीज आपको एज अ एडल्ट कंसिडर करना स्टार्ट कर देती हैं। उस केस में आपको बाद में इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ता है। और कुछ सैलरीड लोग होते हैं जिनकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही होती है, लेकिन उनके इंश्योरेंस में भी कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन रूम रेंट, रूम अपग्रेडेशन के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है, और जब तक वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है तभी तक उस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। जैसे ही वो कंपनी लीव करेगा वैसे ही वो बेनिफिट्स भी साथ साथ चले जाएंगे। सो ऐसे केस में भी एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हमारी कंट्री में अभी भी काफी कम अवेयरनेस है, स्पेशली कुछ रूरल एरियाज में। अगर डेटा की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। एक सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्लान वो सेलेक्ट करो जिसका प्रीमियम आप बिना किसी बर्डन के पे कर सको, और प्लान को सेलेक्ट करते समय उसकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करो और कोई भी हिडन कंडीशन को इग्नोर मत करो। प्लान के डीप एनालिसिस के साथ साथ ये ध्यान रखो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कौन कौन से हॉस्पिटल में इलाज मिल सकता है, आपके सिटी या टाउन में से कोई हॉस्पिटल अपनी सर्विस दे रहा है या नहीं। और कई बार बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस को कवर नहीं करते, जैसे कि कैंसर, हार्ट, किडनी, डेंगू, इनके लिए कवर प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो इस चीज का ध्यान भी पहले ही कर लें। सो इसके बाद हमने वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऐड करने का सोचा है। देखो, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, सुबह से शाम हो जाएगी उसे प्रेजेंट करते करते। हम यहाँ पे अब बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। तो रोहन भाई, आपको बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी है, आपने काफ़ी जगह प्रैक्टिस भी की है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके बारे में लोगों का परसेप्शन है कि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और कोई भी बीमारी अगर किसी को है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके दिखाएगा, भले ही वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके, कोशिश सबकी यही रहेगी। तो मतलब इस बात में कितना सच है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं वो उस लेवल का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते जिस लेवल का प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले हमें गवर्नमेंट सेटअप को समझना चाहिए। सरकार इलाज जो देती है वो इस तरीके से देती है कि आपको पहले दिक्कत है, आप पहले सब सेंटर जाइए या पीएचसी जाइए, जो कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होना चाहिए। सेकेंडरी हेल्थ केयर आता है फिर, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं।
फिर सीएचसी आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो थोड़े ज्यादा पॉपुलेशन को केटर करते हैं। और टर्शरी हेल्थ केयर जो सबसे एपेक्स आप समझ सकते हैं, उसमें आते हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस एंड स्टेट हॉस्पिटल्स। तो इसको अगर हम देख के चले तो अगर कोई पेशेंट एक प्राइमरी हेल्थ सेटअप पे जा रहा है तो वो टर्शरी वाला ट्रीटमेंट नहीं एक्सपेक्ट करेगा, उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार ने उस तरीके से उसको सेटअप को बनाया नहीं है। अगर कोई जाए कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है और आप पीएचसी पे इसका ऑपरेशन कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द आपकी जो आपने बात बोली कि सरकारी अस्पताल में जाने से डरते हैं या फिर सोचते हैं हमारा इलाज नहीं होगा, वो काफी हद तक ठीक भी है। क्योंकि अगर आप एक सीएचसी का देखें, मैंने सीएचसी में जब काम करा था अपने एमबीबीएस के टाइम पे, तो मैंने देखा था 3 महीने मैंने ज्यादा काम नहीं करा, मैं 3 महीने करा, पर 3 महीने में मैंने ये जान लिया था कि ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें मैं आई में काम करता था, तो पीछे ग्लोकोमा एक डिजीज होती है, उसका पोस्टर लग रखा है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं। मतलब ऐसे इंस्टेंसेस भी होते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, पेशेंट आता था और बोलता था कि डॉक्टर साहब आपके पीछे जो लिखा है ना, ये सब मुझे हो रहा है। लेकिन वहां पे 2 ही मिलती थी ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, जो आपकी दवा थी ऑप्थेल्मोलॉजी में 2 ही मिलती थी। एक थी कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, जो कि आर्टिफिशियल टीयर्स होता है, एक थी सिप्लॉक्स, विच इज जस्ट एन एंटीबायोटिक। तो उससे आप ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट तो आप नहीं कर सकते। जैसे आप लिस्ट भी निकालेंगे सीएचसी पे और पीएचसी पे, एक लिमिटेड लिस्ट ही होती है आप एसेंशियल ड्रग्स की, आप उससे अलावा लिख भी नहीं सकते। तो डॉक्टर, ये नहीं है कि डॉक्टर इलाज करता नहीं है, वो कर नहीं सकता। मोस्टली ये है कि अगर वो लिखेगा तो कल को उसी के ऊपर बैठक बैठ सकती है कि भाई आपने बाहर की दवा लिखी, आप तो कमीशन छाप रहे हो। ऐसा होता था कभी कभार, जब मुझे लगता था कि सीरियस कुछ है और मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं एक अलग पेपर पे लिखता था और मैं बोलता था उनसे कि आप कहीं भी ले लेना, आप अपने घर के पास ले लेना, दिल्ली ले लेना, गाजियाबाद, लंदन, आपको जहां मर्जी हो वहां ले लेना, पर लेके ये लगा लेना, क्योंकि जो यहाँ पे मिल रहा है उससे काम नहीं बनेगा, या फिर आप रेफर करो। तो आप सरकारी अस्पताल में आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों को थोड़ा भागा दौड़ी करना पड़ता है कि अब यहाँ से हम रेफर कर रहे हैं आपको मेडिकल कॉलेज में पेशेंट लोड बहुत होता है। एक ये चीज़ है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मतलब सरकारी अस्पतालों में ये भी कहा जाता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। हाँ बिल्कुल है ऐसा। ये अब डिपेंड करता है कि अगर आप एक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें बहुत फंड्स आता है, लेकिन अगर आप बात करें सीएचसी की, जिस सीएचसी में मैं काम करता था, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं था, ऑप्थेल्मोलॉजी ओपीडी में एक सिरिट लैम्प था और एक ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टोमीटर था। तो एआर के लिए और सिरिट लैम्प के लिए हम सब पेशेंट पे यूज भी नहीं करते थे वो, क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे से बोला था कि अगर ये खराब हो जाएगा ना तो ये 1 महीने बाद ठीक होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि वहां पे 2 ही आई ड्रॉप मिलती थी, एक सीएमसी और एक आपका सिप्लॉक्स। तो ऐसा आप चार्ट देखिए, जो आपका सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके चार्ट में और भी दवाइयां हैं जो मिलनी चाहिए, पर वो वहां आती ही नहीं थी। और जो सर्जन थे, जो तब उस टाइम पे सर्जन थे, तो वो मुझे खुद बता रहे थे कि जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके खुद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब सरकार ने कोई प्रोवाइड नहीं करे, उन्होंने खुद खरीदे हैं। इनफेक्टिव ट्रीटमेंट की आप बात ये भी समझिए, काफी भीड़ रहती है। जैसे आप भी कभी गए होंगे, मैं तो बहुत जाता हूँ सरकारी अस्पताल, मतलब एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए पेशेंट भी मैं बहुत जाता हूँ। बचपन में ही मेरे घर वाले सरकारी में ही लेके जाते थे। तो उसमें क्या होता था, आप देखेंगे भीड़ बहुत होती है और फार्मेसी 1 या 2 ही होती है जो गवर्नमेंट फार्मेसी होती है। जैसे डॉक्टर ने 4 दवाइयां लिखी, उस 4 दवाइयों से ट्रीटमेंट हो भी जाएगा, पर फार्मेसी पे लाइन इतनी है और वो कोई पेशेंट लाइन में लग के आधा घंटा बाद उसका नंबर आया और उस 4 में से 2 ही दवा है, 2 दवा नहीं है, तो फार्मेसी वाले अगर बोल देंगे ये नहीं है अवेलेबल तो वो लड़ेगा। मैं मेजोरिटी के लिए बोलूंगा, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन आप जैसे मेजोरिटी देखिए तो पेशेंट का आउटलुक बदल गया है। अब पेशेंट लड़ता भिड़ता है डॉक्टर से। अब इज्जत वाला जमाना तो बहुत पहले गया, हाँ कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी करी जाती है और कुछ लोग भी हैं जो आज तक करते हैं। तभी आप इतने इंस्टेंसेस भी देखते हैं कि फलानी जगह डॉक्टर को मतलब मॉब ने मार दिया या पीट दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आउटलुक ही नहीं रहा है। मैं सीएचसी में था, मेरे से भी बहुत लोग बोल देते थे कि आप जो लोग बैठे हो ना इस कुर्सी पे, हमारी मेहनत की वजह से बैठे हो। मतलब देयर वर पीपल जो अपना बाहर इलाज करा रहे हैं झोला छाप से। मैं बाद में झोला छाप वालों पे भी आऊंगा। हाँ, झोला छाप डॉक्टर मैं क्लियर कर दूं, जो बिना डिग्री वाले है ना, वो कॉमनली लोग बोलते हैं गांव के डॉक्टर की डिग्री है, नहीं जी गांव के डॉक्टर हैं, डिग्री विग्री कुछ नहीं है, दवा देते हैं हम तो ठीक हो जाते हैं। वो होते हैं झोला छाप, या फिर आप उसे कोएक्स बोल सकते हो, इंग्लिश में कोएक्स होते हैं वो। तो आप अगर उन पे बात पे आता हूँ, बाद में आऊंगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें पेशेंट आते थे, बाहर उनका कोएक्स से इलाज चल रहा है, कोएक्स ने कहा ये इलाज आप इन्वेस्टिगेशंस फ्री में हो जाएंगी, सरकारी से करा के ले आओ।
अच्छा। लोगों ने मेरे सामने ऐसे पर्चे भी ऐसे फेंके हैं, ये भी ऐसे हाथ भी ये करा है, मतलब बस कॉलर पकड़ने ही रह गया था, बाकी सब हुआ था कि आपकी शिकायत कर देंगे सीएमओ से, आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक थोड़ा आउटलुक ये बदल गया है, वो पूरे अपने ब्रेन वॉश करके आ रहे हैं झोला छाप से। और मैं एक और बात बताऊंगा, केस ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना बना दिया जाता है। किनके द्वारा? झोला छाप लोगों के द्वारा। जब वो उल्टी पुल्टी मेडिसिन, स्टेरॉइड्स और ये सब चलाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ केस बिगड़ के ही आएगा। कुछ भी अगर चला रहे हैं ना कि एंटीबायोटिक की तरह, केराटिटिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। उसको एसाइक्लोवीर लगनी है तो एसाइक्लोवीर ही लगनी है, और कुछ नहीं ठीक कर सकता उसे। पर लोग झोला छाप पे ज्यादा विश्वास करते हैं। इवन हॉस्पिटल्स में, नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर आई वर्कड, लोग आते थे अपने डॉक्टर को लेके आते थे साथ में, और अब आप खुद देखिए, अगर कुछ है इन्वेस्टिगेशन जरूरी तो ही डॉक्टर लिखेगा। तो जब हम लिखते थे तो झोला छाप वाला ये पूछता था ये आप क्यों लिख रहे हैं और ये वाली आप क्यों लिख रहे हैं। तो अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करें गवर्नमेंट से प्राइवेट पे, ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं और ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि डॉक्टर्स, देसी लैंग्वेज में बात करें तो सेटिंग वाली दवाई लिखते हैं, मतलब जो उन्हें एमआर के साथ जिस दवाई की, जिस कंपनी के साथ टाई अप है वो लिखते हैं। जेनरिक मेडिसिन वो नहीं एडवाइस करते, जबकि जेनरिक की कॉस्ट कम होती है। तो इस बात में मतलब कितना सच है, जेनरिक मेडिसिन ना लिखना और उनका अपनी मार्जिन वाली दवाइयों का लिखना, कमीशन? देखिए, इस बात पे दोनों ही पहलू सच हैं। एक तो ये भी कि हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो ग्रीडी होते हैं और जो अपने एमआर की जो प्रेस्क्राइब दवाई होती है वही लिखते हैं। अब बात आ जाती है लोग कि डॉक्टर जेनरिक क्यों नहीं लिखते। तो देखिए, मैं आपको अंतर बताता हूँ। अगर दो दवाइयां हैं, ठीक है, ये जेनरिक है, ये ब्रांडेड है, दोनों की कंसंट्रेशन 100 mg है, इसकी भी 100 mg है, इसकी भी 100 mg है, बट स्टिल उनकी बायो अवेलेबिलिटी में अंतर आ सकता है कि उनकी एफिकेसी कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, डॉक्टरी आपका दवाई पे नहीं है, डॉक्टरी आपका डायग्नोसिस पे है। अगर मैं आपको आपकी डिजीज का डायग्नोसिस बता दूं तो आप नेट पे डालेंगे ना, आपका पूरा ट्रीटमेंट आ जाएगा, क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। इट्स ऑल अबाउट डायग्नोसिस। एक और चीज होती है कि आपको जेनेरिक में कभी भी कॉम्बिनेशन रेयरली देखने को मिलेगा। मैं अगर 4 गोली उसको 1 गोली में करके दे सकता हूँ तो वो बेनिफिशियल है ना, उससे कंप्लायंस बढ़ेगी पेशेंट की। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको जी दिन की 10 गोलियां खानी है 5 दिन तक, तो आप मिस करोगे और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हो। तो जेनेरिक का थोड़ा ये रहता है कि हम भरोसा नहीं कर सकते उस पर। ब्रांडेड का भी नो कि अगर सिप्ला बना रही है और वो लिख रही है ना इसमें इतना mg है और इतनी बायोअवेलेबिलिटी, तो उसमें मिलेगा आपको। और अगर आप ये वाली बात बोल रहे हैं कि सेटिंग बाजी होती है प्राइवेट में, तो हाँ बिल्कुल होती है। कुछ जगह बहुत होती है, कुछ जगह कम होती है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं होती। तो इसमें तो आप कितना भी डीप और कितना भी सुपरफिशियल आप जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। एग्जैक्टली। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में नर्सिंग होम्स खुले हैं आफ्टर कोविड। जब कोविड में लोगों ने देखा ना कि ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उन्होंने क्या करा, अच्छा हम करोड़ फालतू पड़े हैं, नर्सिंग होम डाल दो। डॉक्टर का नाम छपा हुआ है, डॉक्टर आ भी नहीं रहा वहां पे, नर्सिंग स्टाफ है सिर्फ। नर्सिंग होम पैसा कहाँ से कमा रहा है? एम्बुलेंस से। ये कोई डार्क ट्रुथ है जो शायद कोई बोले भी ना। बहुत सारे नर्सिंग होम ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि जो एम्बुलेंस पेशेंट ले आया उसका कट है 35%, 40% ऑफ द टोटल बिल एम्बुलेंस वाला लेकर जाएगा। तो अब वहां पे तो लूट ही मच रही है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ पे जो आपका एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो जनरली किसी को दे दो ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस पे पेशेंट चल रहे हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसा है कि डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, और कुछ आपके हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को इंसेंटिव मिलते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें जो चेन बना के अपनी रखे हैं, तो वो तो एक बिजनेस मॉडल की तरह ले रहे हैं ना हॉस्पिटल को। वो थोड़ी ना चैरिटेबल हॉस्पिटल बना के बैठे हैं कि हम दुनिया का भला करेंगे। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए तो ये है कि भाई हमने इतना इन्वेस्ट करा है, इतने साल में हमें इसका रिटर्न चाहिए और इतने साल में हमें इस पे प्रॉफिट चाहिए, कि इतने साल बाद हमें प्रॉफिट आना ही चाहिए। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सारे होते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। वो क्या करते हैं कि फिक्स सैलरी देंगे, उससे ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, आप आइए बैठिए। तो हर तरह के आपको हॉस्पिटल तो हर तरह के देखने को मिलेंगे। क्लिनिक्स भी आपको एथिकल ये सब, लेकिन आप उसका भी डिनाई नहीं कर सकते ना। अब अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, वो इतना ज्यादा एरिया लेकर बैठे हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, पेशेंट जाता है, पेशेंट को तो ये लगता है कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया और मेरा 1000 का बिल कट गया। लेकिन ये पेशेंट मॉल में ही जाता है तो वो ये सब चीज नहीं सोचता। मैं ज्यादा ब्रांडेड चीजें नहीं लेता, पर आप खुद देखिए, अगर मैं कोई नॉन ब्रांडेड चीज मैं मॉल में ले रहा हूँ और वही चीज अगर मैं
रोड पे ले रहा हूँ तो उस पर बहुत अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं मॉल में जा रहा हूँ ना, तो मैं एसी का, उसके दुकान के किराए का और उसके वर्कर्स की सैलरी का कुछ परसेंटेज मैं तभी दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट लेते समय ही। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो चीज आप हेल्थ में जाते हैं कि भाई वहां पे भी तो इतना बड़ा वर्क फोर्स है जो काम कर रहा है, हाँ। उसको भी तो पे करना है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, तो उनको भी प्रॉफिट कमाना है। हाँ, क्योंकि आप किसी भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको सारी MRI, CT स्कैन, सारी रिपोर्ट से लेके फार्मेसी और हर तरीके के डॉक्टर आपको उसी एक बिल्डिंग के अंदर मिल जाएंगे। तो उस चीज़ का भी एक प्राइस है। सारी फैसिलिटीज़ वो एक जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं और टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं उनके पास। वो फॉरेन से भी वहाँ डॉक्टर्स विजिट करते हैं सर्जरीज के लिए। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटी तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम एक उसका पेशेंट को पे करना पड़ता है, ये भी एक सच है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब देखा ये जाता है कि जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करना, रादर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्कलोड ज़्यादा है, पे आउट डॉक्टर्स को एक्सपेक्टेड नहीं मिलता। मतलब उसका क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं? उसके बहुत रीजंस हैं। एक तो लॉ नहीं है प्रॉपर। अगर मैं इतना मेहनत करूंगा, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझको उस लेवल तक जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, मुझे और ही साल पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट में जाके बैठ रहा हूँ, तो क्या होगा? कोई भी बंदा आएगा, मुझे गाली भी दे के जा सकता है, मुझे मार के भी जा सकता है। तो मैं इतना पढ़ने के बाद मैं वहां पे बैठूंगा। हमेशा इट्स नेवर अबाउट द मनी। अगर आप मेरे को बोलो ना कि आपको यहाँ पे इतना मिल रहा है और आपको 70% इसका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको लोग दुआ देंगे, तो मैं दुआ वाला पैसा, अब आप कुछ बताओ ना हर्ष जी, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 5 लाख रुपए मैं महीना दूंगा, पर आपको मैं रोज गाली दूंगा, नौकर की तरह ट्रीट करूंगा, तो आप नहीं करोगे ना। भले ही यही सबका होता है। अब डॉक्टरी में अब मैं इतना पढ़ रहा हूँ, अगर उसके बाद जाके मेरी यही औकात हो जाए कि कोई भी आके मुझे गाली दे रहा है, कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल रहा है, कल को मैं पिट भी सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई गार्ड है, पुलिस है, कुछ नहीं है वहां पे। आप जाके तो देखो। वही प्राइवेट में इतने कैमरास लग रहे हैं। आज के जमाने में कैमरा चल भी नहीं रहा ना, बस लगा हुआ भी है, उससे भी लोग 90% क्राइम तो ऐसे ही रुक रहे हैं कि कैमरा है, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। सिक्योरिटी सबसे पहली चीज है। दूसरी बात इज्जत। जहाँ इज्जत नहीं है तो वहाँ क्या ही करना। मतलब एज ए डॉक्टर आई डोंट वांट कि हाँ लोग आए, मुझे नमस्कार करें, मुझे सर बोले, डॉक्टर साहब बोले, मैं खुद नहीं चाहता वो। तो इज्जत सेकंड है, लेकिन पहली है सिक्योरिटी। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे सिक्योरिटी तो मिले। मतलब काफ़ी फ्लॉज हैं सिस्टम में। लोग मुंह उठा के बोल देते हैं कि डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करना चाहते, वो ग्रीडी हो जाते हैं। लेकिन आप अगर एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनकी ये बात बिल्कुल सच है यार, जो आपने बताई। कोई भी इंसान कोई और भी प्रोफेशन में होगा तो वो फिर नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, वो अपना प्राइवेट जहाँ पे उसे सिक्योरिटी और सारी चीज़ों का एक पैकेज मिलेगा वो वहीं जाएगा ऑब्वियसली। एटलीस्ट कहीं पे तो वो स्ट्रक्चर एक होना चाहिए ना। लोगों का आउटलुक तो मतलब थोड़ा चेंज हो चुका और ये मतलब नेगेटिव है। काफ़ी लोग मतलब इवन मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ डिलीवरी होनी थी एक लेडी की, तो उन्होंने ऑपरेशन रिकमेंड किया क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी, लेकिन वो माने नहीं। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इनकी जान खतरे में है, करा लो। फैमिली वाले अपनी बात पे अड़े रहे और सडनली उनकी डेथ हो गई उसी रात। मतलब ये लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन चुका है कि डॉक्टर आपका पागल बनाने के लिए पैसे। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही परसेप्शन बन गया है लोगों में, बिल्कुल है। क्योंकि मैंने खुद एविडेंट करा है। प्रेग्नेंट लेडी कमिंग टू द इमरजेंसी, डेड, ब्रॉड डेड विद बेबी। इसका वही मैं बता रहा हूँ, सब घूम फिर के काफी हद तक 80% तो झोला छाप पे जा रहा है ये चीज, ब्लेम सारा। पेशेंट आ रही है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसको डायबिटीज है और वो एक पर्चा लेके आ रही है, सो कॉल्ड डॉक्टर XYZ, मैं नाम नहीं ले रहा। नीचे उसकी डिग्री क्या है? BSc, MSc और JNM, नर्सिंग की डिग्री है। और उसने लिख रखा है BSc, MSc, JNM, नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ। वो उसको डेक्सट्रोज चला रही है। IV फ्लूइड्स में डेक्सट्रोज में ग्लूकोज होता है। आप डायबिटीज के पेशेंट में ग्लूकोज चला रहे हो। डायबिटीज की एक दवा ही नहीं चल रही है, उसको 2-3 एंटीबायोटिक चल रही है, पेन किलर चल रहा है, एसिड कम करने का दवा चल रहा है, बस उसको यही चल रहा है। फिर बाद में वो जब बिल्कुल बिगड़ गई है तब वो हमारे पास आ रही है कि हम आ गए, चलो हमने भर्ती करा दिया, हमने 20,000 रुपए 30,000 रुपए जो मांगा था दे दिया। एक दिन हुआ नहीं, डॉक्टर साहब इलाज में दम नहीं है, हमारे मरीज को आराम नहीं है, हमारी छुट्टी कर दो। अगर को इतना साल पुराना किसी ने बिगाड़ दिया कुछ, उसको ठीक करने एक दिन में हम ठीक कर देंगे, उसे कहीं और लेके जाएंगे।
वहां पे भी 2-3 दिन रुकेंगे, फिर कहीं और लेके जाएंगे। तो ये ट्रस्ट जो टूटा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि हाँ, गलती है हेल्थ केयर सिस्टम की भी। अगर गवर्नमेंट सिस्टम ही हमारा इतना स्ट्रांग होता कि लोगों को ज्यादा कुछ इतना करना ही नहीं पड़ रहा, भागा दौड़ी, तो वो गवर्नमेंट की तरफ जाते कि हमारा फ्री में इलाज होगा, हमें भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। पर कहीं ना कहीं देखिए फैसिलिटीज में डिस्पैरिटी भी है और वो रहेगी भी, क्योंकि अगर आप एक मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो वो अपना खून पसीना सब उसमें लगा रहा है, क्योंकि उसको वो इनकम देगा, इसलिए। एग्जैक्टली काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर किए और हेल्थ केयर का ये वाला एंगल किसी ने शेयर नहीं किया, तो आई होप काफ़ी सारे लोग इससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस, और आई होप व्यूअर्स को ये सेगमेंट पसंद आया होगा।